हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाली है हमारी कोचिंग की, जो कि 15 मार्च को है, जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी चैप्टर को आज हम पूरा वन शॉट वीडियो में पढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होता क्या है। सबसे पहले देखिए आप, ये मिल्क है। मिल्क को अगर आप रूम टेम्परेचर पे समर पे छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि वो मिल्क क्या हो जाता है, कर्ड में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मिल्क से कर्ड बन रहा है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। अब उस कर्ड को हम दोबारा जो है ना किसी भी तरीके से मिल्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अब आगे की तरफ देखें कि ये आयरन तवा है या पैन कह लें या काटी कह लें, ये किसी को भी अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ड्यू टू रस्टिंग, यानी कि आयरन मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में आके वहां पे क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जिसके कारण से कि आयरन से या मेटल से बने हुए चीज बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो ग्रेप्स है, उसका अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे वाइन्स बना लेते हैं, या फूड जो हमारा पकता है, ये सारे में एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है और वो इरिवर्सिबल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यू सब्सटेंस बन रही है उस पे जो प्रॉपर्टीज हो रही है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। उसी तरह से हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। हम लोग जो सांस लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये सारे सिचुएशंस में हम लोग क्या देखे कि जो नेचर था या आइडेंटिटी था इनिशियल सब्सटेंस का, दूध का नेचर कुछ और था, उसका आइडेंटिटी कुछ और था, दही बन जाने के बाद आइडेंटिटी कुछ और हो जाता है। भोजन जो हम खाते हैं अंदर जाता है तो वो फिर किसी और चीज में, ग्लूकोज में, एनर्जी में, एटीपी में, इन सारे चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी हम पीछे का एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स लिए थे, ग्रेप्स को फर्मेंट कर देते हैं तो वाइन में बदल जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे सिचुएशंस में जो नेचर है और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस का, वो बदल गया है। तो जब भी केमिकल चेंज ऑकर करता है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि हर सिचुएशन में केमिकल चेंज ऑकर कर रहा है, तो केमिकल चेंज ऑकर करने का मतलब है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन ने भी टेक प्लेस करा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आखिर में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम बोले देखो, एक सिंपल सा एकदम डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 है। H2 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, वो 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे हम 2 पे आगे को लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। अब ये दो सब्सटेंस के जगह पे सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, अब ये इस न्यू सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उसके कंस्टिट्यूएंट से। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके वो बना है। कंस्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, जिससे मिलके वो बनता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस को बना रहा है। उस न्यू सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बोले क्यों डिफरेंट होगा, हम बोले हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है। तो स्टेट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो वाटर बना है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, उससे कंस्टिट्यूएंट से, मतलब जिससे वो बना हुआ है, जैसे कि H2and O2। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, when two or more substances
reacts with each other to form new substance or substances with different chemical properties from its constituent particle। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसका कि केमिकल प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, तो इसी प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम अपने नंबर को भी शेयर कर देते हैं ताकि आप हमसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकें। हमारा नंबर है 7061823757। चलिए हम समझते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2H2O2 है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो सब्सटेंस है वो टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में या रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से। तो सब्सटेंस जो एक दूसरे से रिएक्ट करता है या केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स विद ईच अदर इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। अब जो न्यू सब्सटेंस बनता है, क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। और अगर हम बात करें रिएक्टेंट क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और आपको पता है ना कि वीडियो देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि आपको पता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है जिसमें कि टॉप 3 को पूरे साल भर के लिए फ्री एजुकेशन मिलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होगा और आप वीडियो को देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो ही आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन है कि अब बताओ अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ना बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा। हम बोले उसके लिए तो पहले ना हमको एक मैग्नीशियम रिबन को लेना पड़ेगा। ले लिए मैग्नीशियम रिबन को। जब उस मैग्नीशियम रिबन को हम बंसन बर्नर के पास ले जाएंगे और जलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। कैसे जल रहा है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बंसन बर्नर के पास ले जाते हैं तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और वो क्या करता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर बना के देता है। और वो पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किसका पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। क्या बोले हम बोले जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, बहुत रैपिड। जब हम बर्न करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है। और बहुत तेजी से रिएक्शन के साथ वो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और जलकर क्या करता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है वो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कंक्लूड करते हैं। हम बोले हमने देखा कि ये चीज को ऑब्जर्व करा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ तो वो क्या होता है, व्हाइट कलर के पाउडर में बदल जाता है। और वो व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, जो कि जाहिर सी बात है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है दोनों के बीच में रिएक्शन होने के कारण बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये एनसीईआरटी एक्टिविटी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, चलो सर हम इसको बर्न कर दिए ना तो ये जो है तेजी से रिएक्ट कर गया, हम सिर्फ मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं एयर की प्रेजेंस में, तब रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हम बोलेंगे हाँ बाबू बिल्कुल रिएक्ट करेगा, बट फर्क है ना, जब आप बर्न करते हैं ना तो वो बर्निंग
एज ए कैटलिस्ट काम करता है और रिएक्शन को तेज कर देता है। बट अगर आप नॉर्मली छोड़ देते हैं ना, तो भी जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, और एक क्या करेगा, लेयर बना देगा मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो कि उसको जलने में बाधा बनेगा, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए वो नहीं देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हम बोले जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एयर के साथ क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा, और स्लो रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर बना देगा। किसका लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा, जो कि क्या करेगा, उसको जलने में बाधा लाएगा, उसके जलने में। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं। हम बोले देखिए सर, कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, अगर इसको हम एयर में बिना जलाई भी छोड़ देते हैं ना, तो भी ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, ठीक है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर ना रुकावट बनता है जलने में। इसी वजह से हम सैंड पेपर का यूज करके उसको साफ कर देते हैं, ताकि वो जलने में कोई रुकावट ना आए। एक बार दोबारा से, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं भाई हम लोग बोले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो वो स्लो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसका एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो कि हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन काउज करता है जलने में। इसी वजह से उसको क्या कर देते हैं, क्लीन करते हैं बर्निंग के पहले। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगला चीज है, अगला एनसीईआरटी एक्टिविटी देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ठीक है, और इस तरफ में आप देख पा रहे हैं कि एक बीकर में पोटेशियम आयोडाइड लिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है। ध्यान से देखिए, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन क्या है, कलरलेस है। अब बगल पे ये जो ड्रॉपर रखे हुए हैं ना, उसको हम लोग उठाएंगे, और उठाने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें सॉल्यूशन का कलर क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है। और येलो कलर का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वहां पे लीड आयोडाइड बन गया है। क्या बन गया है, लीड आयोडाइड बन गया है, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। बोले सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम बोले अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, वहां पे अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, प्रेसिपिटेट बना है। अगर प्रेसिपिटेट बना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगा। हम बोले सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम बोले अगर कोई भी चीज को अगर हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में और वो पूरी तरीके से ना घुले, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि जो इनसॉल्युबल चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड, एक बार दोबारा से देखिए, कि जब पोटेशियम आयोडाइड को हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप लेते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप लेने पे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन पे डालते हैं, तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है, और वो येलो कलर का जो है फॉर्मेशन बताता है कि वहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया है, और इसके साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम अगले एनसीईआरटी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो अगले एक्टिविटी में आप देख पा रहे हैं कि इधर जो है जिंक ग्रैनुअल्स रखा हुआ है। अगर आपको पूछे कि बताओ जिंक ग्रैनुअल्स का कलर क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर जिंक ग्रैनुअल्स का कलर सिल्वरी ग्रे कलर होता है। क्या होता है, जिंक ग्रैनुअल्स का कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे कलर होता है। अब
अगर हम जिंक ग्रैनुअल्स को इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, डाल दिए कुछ जिंक ग्रैनुअल्स को, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं, कलर देख पा रहे हैं येलो कलर का है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप उठाते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उठा के क्या करते हैं, इस जिंक ग्रैनुअल्स में हम डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डाल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैनुअल्स में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा जब आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे धुआं उठ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। हम बोले कि जब भी जिंक ग्रैनुअल्स को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। और वो गैस कौन सा होता है भैया, वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस। बोले कैसे पता लगाएंगे सर, हम बोले उस हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे ना, हम बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो क्या होगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो अगर आपको कोई बोले टेस्ट करो कि यहाँ पे जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन है, उसको कैसे करेंगे, हम बोले उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल, बंसन बर्नर, उसके पास ले जाएंगे, तो हम देखेंगे वो जो गैस जो इवॉल्व हो रहा है ना, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बबल, यानी कि जो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है उसको बबल कहा गया है। और साथ में क्योंकि गैस निकल रहा है तो यहाँ पे हीट भी बाहर निकल रहा है, स्टेट में भी चेंज हो रहा है। बोले सर स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, हम बोले देखो, जेड एन जो था वो सॉलिड स्टेट का था, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस स्टेट का था, एक्वस स्टेट का था। ये जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ZnSO4 बना रहा है, जो कि क्या आ जाएगा, एक्वस स्टेट का आ जाएगा। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजिंग स्टेट भी हो रहा है। तो जब जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल होता है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। हीट यहाँ से क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है। और साथ में यहाँ पे स्टेट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, हम आप लोग को बता देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसके जगह पे हम मान लेते हैं जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं जो कि एक्वस स्टेट में है। तो जब ZnHCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वो क्या बनाएगा, जिंक का क्लोराइड बनाएगा, जो कि एक्वस स्टेट में आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये बैलेंस नहीं है अभी, इसको हम लोग बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो सॉरी, तो अगर जिंक ग्रैनुअल्स को अगर हम डाल देंगे किस पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। कैसा गैस होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बबल फॉर्मेशन के साथ होता है। और अगर हम बोले तो इसको अगर पहचानना हो कि ये गैस हाइड्रोजन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको एक बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं, तो देखते हैं वो पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। और कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र हमको मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर होगा आप लोगों के पास, और आप लोग यहाँ पे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। अब अगला चीज आता है कि भैया हमको बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। हम बोले देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है चेंज इन स्टेट। तो अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो चेंज इन स्टेट होगा। हम बोले सर वाटर अगर आइस में बदल जाता है तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। हम बोले पागल है, अभी थोड़ा देर पढ़े ना कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि वहां चेंज इन स्टेट हो गया है भैया, वाटर आइस में बदल गया है और ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी है केमिकल रिएक्शन का, तो यहाँ जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। बोले नहीं, केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहले केमिकल चेंज होना जरूरी है।
और वाटर का आइस में बदलना एक केमिकल चेंज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप कह दीजिए नहीं भैया हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच कर रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। हम बोले बुद्धू सबसे पहले देखो कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर केमिकल चेंज हो रहा है उसके बाद अगर इन प्रॉपर्टीज को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है तो हम क्या देंगे भैया ये केमिकल रिएक्शन है। तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर एंड हमारा पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम बोले सर चेंज इन स्टेट का एग्जांपल बताइए। हम बोले गधे अभी तो देखे कि ZN को यदि HCl के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 बना कि नहीं बना? बोले हाँ सर बना तो बिल्कुल था। तो अगर ये यहाँ पे इस तरह से बना था तो हम क्या देखे थे, Zn सॉलिड स्टेट में है, ZnCl2 एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ पे स्टेट में बदलाव आया ना, तो ये एग्जांपल होगा किसका, चेंज इन स्टेट का। हम बोले चेंज इन कलर का बताइए। हम बोले बेवकूफ अभी तो देखे ना कि जब हम क्या कर रहे थे, लीड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे, पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे। तो वो हमको क्या दिया, लीड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट था उसको बना के दिया, और साथ में हमको क्या बना के दिया, साथ में हमको पोटासियम नाइट्रेट बना के दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देखे कि भैया ये दोनों तो कलरलेस था, बट यहाँ पे क्या आ गया, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। अब बोले आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल बता दिए। अब हम बोले कि अरे बुद्धू ZnS2SO4 के साथ रिएक्ट करा था तो क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2 बनाया था। अब ये जो H2 यहाँ से निकल रहा है ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस ही है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो गया। अब अगर हम आगे की बात करें तो किसका है, चेंज इन टेम्परेचर है। हम बोले सर चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल बताइए। बोले हाँ बिल्कुल बताएंगे चेंज इन टेम्परेचर का। हम बोले आप सुने हैं, क्या सुने हैं सर, कि जब हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिला दें, हम यहाँ पे वाटर के साथ मिला दें तो ये हमको क्या बना के देता है, CaOH2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको बना के देता है। और प्लस यहाँ पे एक लॉट ऑफ हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। बोले यहाँ पे अगर एक लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो जब हम कह सकते हैं क्विक लाइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, या हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए, तो वो क्या बना के दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है और साथ में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है बाबू, ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। अब हम आगे की तरफ बढ़े तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अरे बोले अरे बुद्धू ये जो PbNO3 था और इसको जब हम पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो ये जो PbI2 बन रहा था ये क्या था, ये क्या था, हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस था ना। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही तो प्रेसिपिटेट कहते हैं ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आया होगा। अगर फिर भी कोई आया हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अब हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। तो आगे जो है ना हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ये सॉलिड है। सॉलिड अगर किस पे बदल जाए, डायरेक्ट अगर गैस पे बदल जाए, किस पे बदल जाए, डायरेक्ट गैस पे बदल जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और यदि गैस डायरेक्टली सॉलिड पे बदल जाए, डायरेक्टली, तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। उसी तरह से अगर गैस जो है ना किस पे बदल जाए, लिक्विड पे बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बट गैस जो है वो लिक्विड पे कैसे बदलेगा भाई, तो गैस लिक्विड पे ऑन कूलिंग बदलता है। ठीक है, अगर एक लिक्विड जो है गैस पे बदल जाए, किस पे, लिक्विड अगर गैस पे बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं।
और सॉलिड को अगर हम क्या कर दे, मेल्ट कर दे, है ना, तो वो किस पे बदल जाएगा, लिक्विड पे बदल जाएगा। और लिक्विड को अगर फ्रीज कर दे तो किस पे बदल जाएगा, सॉलिड पे बदल जाएगा। तो यहाँ से हम यही समझ रहे हैं ना कि कोई न्यू यहाँ पे चेंज इन स्टेट तो हो रहा है, बट यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यही कहना चाहते हैं कि अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है और कोई जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भैया कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। इसी वजह से उसको फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो फिजिकल चेंज कभी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भैया, इसको देखो, ये किस पे बदल जा रहा है, रेड कलर में बदल जा रहा है। ठीक है, या फैक्ट्री से जो गैसेस निकल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो ये सारा क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में बोला जा रहा था। अब देखिए, ये तो आपको जनरली याद रखना पड़ेगा कि OH हाइड्रोक्साइड है, तो या Cl माइनस है। ये सारा का सारा जो है सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो भी सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है, या हम कहे अल्कली मेटल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से इधर वाले का सबका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉपर एंड आयरन, हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं कि इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है, एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। लेकिन जो अल्मोनियम है उसका वैलेंसी क्या होता है, फिक्स 3 होता है। ठीक है, अमोनियम का क्या होता है, 1 होता है। लीड का क्या होता है, 2 होता है। तो अगेन ये याद रखने वाली चीज है। अब अगला सवाल आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हम बोले केमिकल रिएक्शन को जो वर्ड में दिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन को किस पे दिया हुआ है, वर्ड पे दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी को हम क्या कर दे, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये क्या है हमारा वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हाँ केमिकल रिएक्शन भी है, लेकिन क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अगर इसी को हम क्या कर दे, सिंबल एंड फॉर्मूला की मदद से लिख दे, क्या कर दे, सिंबल एंड फॉर्मूला की मदद से लिख दे, तो यही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को कह सकते हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म है केमिकल चेंज का। मतलब जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसका जो शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, यदि केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबल एंड फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे एरो किस चीज को दिखाता है, तो एरो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, पहला चीज। ठीक है, और दूसरा दिखाता है कि क्या यील्ड है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस बन रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको LHS कहते हैं, जो कि रिएक्टेंट होता है। एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसको RHS कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटॉम्स है हर एक एलिमेंट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, Mg यहाँ पे 1 है, तो Mg इधर भी 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। मतलब जो नंबर ऑफ एटॉम्स है ईच एलिमेंट का ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं है। इसी वजह से ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ एटॉम्स, क्या, अगर नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ एटॉम्स होता है हर एक एलिमेंट का, वो रिएक्टेंट की तरफ, और नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट की तरफ अगर बराबर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए
आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो पहले रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, तो उसके स्टेट को भी लिखते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट एलएचएस हो गया, प्रोडक्ट आरएचएस के साइड में हो गया। फिर जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एरो के द्वारा सेपरेट करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन से जो है सेपरेट करते हैं। फिर कंडीशन मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हीट हो रहा है, यहाँ पे उसको एरो डिफाइन करता है। उसके बाद हम जो है फिजिकल स्टेट लिखते हैं रिएक्टेंट का, जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में है। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं स्टेट को, जैसे कि वो सॉलिड स्टेट में है। तो बोले कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है भैया केमिकल इक्वेशन को लिखने में? हम बोले पहले रिएक्टेंट एलएचएस की तरफ होता है, प्रोडक्ट आरएचएस की तरफ होता है, उसको लिखते हैं। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं एरो के द्वारा। फिर अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसको प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, फिर एरो देते हैं। और अगर कोई कंडीशन यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हीट या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा के द्वारा या कहे तो ट्रायंगल के द्वारा उसको दर्शाया गया है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हम लोग फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को सीखेंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोकस को बनाए रखना है, वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को दोबारा फिर जो है पढ़ना ही है इसको हमसे। तो इसी वजह से हम टू द पॉइंट रह रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको खींच नहीं रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ हम अब बढ़ते हैं।